नमस्कार मित्रों, कक्षा 6 की इतिहास पुस्तक का अध्याय 9 देखेंगे। आज अपन खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इससे पहले अपन ने 8 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। जो आ, आगे के जो वीडियो हैं, जो इस चैनल के प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप है जो पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो देखते हैं 9वां अध्याय, लोहे के औजार और खेती। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे का प्रयोग है जो आज है, एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। तो अपन जो ज्यादातर चीजें लाते हैं तो लोहे की बनी होती है। बड़ी बड़ी मशीनें हैं, औजार हैं, सभी लोहे के बने होते हैं। तो आज जो लोहे का प्रयोग है वो आम बात हो गई है। उस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो कब्रों के अंदर भी क्या मिले हैं? औजार और लोहे के औजार और हथियार मिले हैं। इसके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 साल 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। 2500 वर्ष पहले क्या है? लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। तो कुल्हाड़ियां, जुताई के फाल हैं, जो हलों के फाल हैं वो शामिल हैं। लोहे के फाल को इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। तो लोहे के फाल से पहले जो फाल होता था, उनसे लोहे के फाल से जो कृषि की जाती थी, उनसे कृषि का उत्पादन है वो बढ़ गया है। औजारों की सूची में इन सूत्रों के नाम सुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी, सड़ंसी। लोहे की ऐसी 5 चीजों की सूची बनाओ जिसका प्रयोग तुम रोज करते हो। तो 5 जो लोहे के औजार हैं उनकी आप बनानी सूची बनाए। आगे देखते हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो सिंचाई के लिए कृत्रिम जलाशय जैसे नहर है, कुआं है, तालाब है, तो इस प्रकार के कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। तो खाली स्थान का सही वाक्य भरना है। लोगों द्वारा विश्राम किया गया। लोगों द्वारा क्या है? विश्राम किया गया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि उस उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना था। और राजाओं ने सिंचाई को योजना बनाई और धन खर्च किया। तो राजाओं ने योजना बनाई और धन खर्च किया। अगला देखते हैं अपने गांवों में कौन रहते हैं। तो गांवों के अंदर कौन कौन रहते हैं? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलला, साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास, कंडेसियार और अधिमई कहलाते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेलला। साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो देश के उत्तरी हिस्से में जो गांव का जो मुखिया होता था, गांव का प्रधान व्यक्ति था, उनको ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। तो ग्राम भोजक जो वंशानुगत था, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। तो गांव का जो सबसे बड़ा भूमि का स्वामी होता था वो होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर उनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम उन्हीं को सौंप देते थे। तो राजा है जो कर वसूलने का काम है वो उन्हीं को सौंप देते थे। वे न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तो वो न्याय करने का काम भी करते थे और पुलिस का काम भी कभी कभी कर लिया करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। तो अन्य जो स्वतंत्र कृषक थे उनको गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। तो ज्यादातर है जो छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी।
इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। तो दूसरों के जमीनों पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहते थे। तो लोहार है, कुम्हार है, बढ़ई है, सुथार और बुनकर जैसे कई जो कुछ शिल्पकार भी रहते थे। अगला है नगर क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तियां, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका है जो संकलन किया, और यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो ये है एक निर्धन की चतुराई। ये क्या है? निर्धन की चतुराई कहानी है। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। एक मरे हुए चूहे के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। एक सिक्के में एक भोजनालय वाली बिल्ली के लिए उन्होंने बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। एक दिन क्या है? जोरदार आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से गिर गया। तो राजा का बगीचा है जो टूटी टहनियों के रूप में पत्तों से गिर गया। उनका माली उसे साफ करने के लिए करने की बात से परेशान उठा। तो उनका माली है जो साफ करने के बात से परेशान उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वो बगीचे की सफाई कर सकता है, और मालिक तुरंत मान गया। तो उन्होंने क्या कहा कि जो लकड़ियां हैं, पत्ते हैं जो बगीचे के अंदर, वो मेरे को दे दो, मैं इसका साफ कर दूंगा। तो मालिक तुरंत क्या हो गया? मान गया, तैयार हो गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को ये कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिठाई मिलेगी। तो बच्चों को इकट्ठा करके बोला कि प्रत्येक टहनी यानी लकड़ी और पत्ते के साथ उन्हें एक एक क्या मिलेगी? मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर लिया। देखते ही देखते उन्होंने पूरा बगीचा क्या कर लिया? साफ कर लिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। तो कुम्हार है जो बर्तनों को पकाने के लिए लकड़ियों की तलाश में आया। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। तो कुम्हार ने क्या है? पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। तो कुछ पैसे और हो गए। एक सिक्के के अंदर तो उन्होंने चूहे को बेचा था, और कुछ इन लकड़ियों के ईंधन के रूप में कुम्हार जो लेके गया उन्होंने दे दिए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया, और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। तो वो घास काट रहे थे लोग, उन 500 लोगों को क्या किया? पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, बताओ। तो उसने कहा, मैं आपको ये तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे को अभी सहायता की जरूरत है नहीं, मेरे को जब सहायता की जरूरत होगी तब मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। व्यापारी से क्या की? दोस्ती की, मित्रता की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। तो व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का जो व्यापारी है जो 500 घोड़ों के साथ क्या आ रहा है? शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि कल क्या आ रहे? घोड़े आ रहे 500। और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिके। तो उन्होंने कहा कि अपनी घास है, आपकी घास है, तब तक मत बेचो, तब तक जब तक क्या है कि मेरी घास पूरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। 1000 सिक्के में क्या है? खरीद ली। अब देखते हैं आगे। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। तो शहरों है, गांवों है, जंगलों की जो घटना होती थी उनको मूर्तिकार है जो कलात्मक ढंग से
उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। तो प्रवेश द्वारों पर ये ज्यादातर सजाई जाती थी। अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वल्य कूप मिले हैं। ये वल्य कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वल्य कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक न पाए हो। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। तो प्राचीन शहरों के बारे में जो नाविक थे, यात्री थे, उनके विवरणों के द्वारा भी पता चलता है। ऐसा कि एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन 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 पत्तनों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। तो जिन जिन पत्तनों पर गया, उन सभी के बारे में लिखा। क्या लिखा है? बेरी गाजा, भरूच का यूनानी नाम है, की कहानी। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, कॉर्नेलियस, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो ये वस्तुएं जो यहाँ से क्या की जाती थी? निर्यात की जाती थी। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। जो व्यापारी लोग थे, जो राजा के लिए विशेष उपहार लाते थे, इनमें चांदी के बर्तन है, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। तो उपहार के रूप में शराब भी लाई जाती थी। अगला है सिक्के। पृष्ठ संख्या 90 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। पुरातत्वविदों को इस युग के क्या है? हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के मिले हैं जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। ये है जो आहत सिक्के हैं 500 साल पहले के। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का कहा जाता था, यानी पीट पीट कर इनको बनाया गया है। विनिमय के अन्य साधन, ये जो विनिमय के साधन है। अगला देखते हैं नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। नगर थे जो अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा, ये 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि ये यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे और मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। तो मथुरा है जो बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की और दूसरी राजधानी बनी। 2000 साल पहले मथुरा है जो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। और मथुरा एक धार्मिक केंद्र था। तो मथुरा है जो एक धार्मिक केंद्र था। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। बौद्ध विहार थे और जैन मंदिर थे। और यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण क्या है? केंद्र था। कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तोत्तर खंडों और तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। पत्थरों है, खंडों, मूर्तियों पर अनेक क्या मिले हैं? अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। तो स्त्री पुरुष द्वारा जो मंदिरों को जो दान दिया जाता था, मठों को दान दिया जाता था, उनका उल्लेख किया गया है। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इन प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों,
माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। तो किस किस के मिलते हैं? मथुरा के अंदर जो अभिलेख मिले उसमें सुनारों है, लोहारों है, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों तक का क्या मिलता है, तथा इत्र बनाने वालों तक का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्प के नमूने मिलते हैं। पुरास्थलों से क्या मिले हैं? शिल्प के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ज्यादातर उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्राय काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। खास क्या होती है? चमक होती है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है। कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। कपड़ों का उत्पादन है जो बहुत ही जरूरी था, महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इनके प्रसिद्ध केंद्र थे। तो उत्तर में जो वाराणसी है और दक्षिण में मदुरै इनके क्या थे? प्रमुख केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो स्त्री पुरुष दोनों क्या करते थे? काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। तो व्यापारी लोग अपने अपने संघ बनाने लगे, उनको क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। तो शिल्पकारों का जो काम था वो श्रेणियों का काम, जो प्रशिक्षण देना है, कच्चा माल उपलब्ध करवाना है और तैयार माल को क्या करना है? वितरण करना है। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करनी। तो व्यापारियों की श्रेणी में व्यापार को क्या करना है? संचालन करना है। एक वस्तु को लाके उसको आगे सेल करना है, बेचना है। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दिया जाता था। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू अरिकामेडू पुदुचेरी में है, जो पृष्ठ संख्या 96 में। रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू का पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा हो। ईंटों से बना क्या मिला है? बहुत बड़ा ढांचा मिला है, तो उनको गोदाम रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाते हैं। या भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। तो एम्फोरा नामक जो पात्र मिला है उसमें शराब या तेल जैसे पात्र, जो पदार्थ है वो रखे जाते होंगे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। दोनों से पकड़ने के लिए क्या लगे? हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ अरेटाइन एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार पत्थर भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर अरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिसका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। तो जो बर्तन ऐसे बनाए जाते थे जिनका डिजाइन तो रोम का लग रहा है, लेकिन वो बनाए यहीं जाते थे। यहाँ रोमन लेप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रखे रहे होंगे। तो जो जो छोटे छोटे पात्र मिले हैं, कुंड मिले हैं, तो वो कपड़े की रंगाई के पात्र होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। तो मन के बनाने क्या मिले? प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ अपना अध्याय है जो यहीं होता है पूरा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।